हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीनियस माइंड। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8 मैथ्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट की एक्सरसाइज 1.1। गाइस, एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने से पहले मैंने इसका एक इंट्रोडक्शन वाला वीडियो दो पार्टों में डाला है, इंट्रोडक्शन पार्ट फर्स्ट और सेकंड। गाइस, आप इस वीडियो को देखने से पहले आप उन वीडियो को देखें तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपको नहीं देखनी है तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, आपको फिर भी अच्छे से समझ में आएगा। चलिए गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। हमसे क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या कह रखा है, यहाँ देखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें कह रखा है यूजिंग अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज़ फाइंड। अब मुझे अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज़ यूज़ करके मुझे फाइंड करने हैं ये वाला पार्ट और इसका सेकंड वाला पार्ट। तो अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज़ गाइस, जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, कॉम्यूटेटिविटी, एसोसिएटिविटी, वो सारी हमें प्रॉपर्टी यूज़ करके यहाँ पे ये जो सॉल्यूशन है इसका फाइंड करना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने कहा मुझे प्रॉपर्टी यूज़ करके करना है, तो मैंने कहा मुझे कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है। सबसे पहले हमारा यही काम होगा कि मुझे कुछ कॉमन देखना है। मैंने कहा यहाँ 2/3 है, यहाँ 3/5 है। मैंने कहा 3/5 मुझे एक बार ये दिखाई दे रहा है, एक बार ये। तो मैं ना इस वाले टर्म को और इस वाले टर्म को, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, इन दोनों को एक साथ लिख लेता हूँ, इसे बाद में लिख दूँगा। तो मैंने यहाँ पे पहला स्टेप यही किया है। मैंने लिखा है पहले 2/3 इंटू 3/5। फिर मैंने ये वाला इधर पहले लिख लिया -3/5 इंटू 1/6 और 5/2 को लिख लिया मैंने बाद में। ओके, तो गाइस इसी को हम कहते हैं एसोसिएटिव लॉ। क्या कहते हैं? एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ मैं आपको एक बार बता देता हूँ। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है? एसोसिएटिव कॉम्यूटेटिव लॉ कहते हैं इसे, हम कहते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ हमसे क्या कहता है? चाहे तो किसी को a + b करके लिखो या फिर किसी को b + a करके लिखो, आंसर दोनों से क्या आता है? सेम। ठीक है गाइस, तो ये होता है हमारा कॉम्यूटेटिव लॉ। तो ये हमारी कौन सी यहाँ पे प्रॉपर्टी लगी है? कॉम्यूटेटिविटी। कौन सी लगी है? कॉम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी यूज़ है ये। ओके गाइस, तो मैंने देखा यहाँ पे एक टर्म ये हो गई, एक ये हो गई, एक अकेली ये हो गई, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है। तो ये एक टर्म, ये एक टर्म और ये एक टर्म। ओके, तो देखिए यहाँ से मुझे क्या कॉमन मिल रहा है? 3/5 और 3/5 इसके भी है। मैंने देखा माइनस इसके पास भी है और माइनस इसके पास भी है, तो मैंने -3/5 को क्या ले लिया? कॉमन ले लिया। फिर अंदर जो हमारे पास ब्रैकेट में बचेगा वो हमारे पास प्लस का 2/3, यहाँ पे माइनस था, ये तो बाहर चला गया, तो यहाँ भी क्या बचा? प्लस 1/6 बचा। ओके गाइस, और फिर प्लस बाहर क्या चल रहा है? 5/2। और गाइस इसी को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसी को क्या कहते हैं हम? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिविटी लॉ या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हम इसे कहते हैं। तो इसमें क्या होता है गाइस, एक बार मैं बता देता हूँ आपको। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है? शॉर्ट में लिख दिया हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हमसे कहता है कि यदि एक नंबर a है, उसका मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं ना b + c के साथ, तो आंसर क्या आता है? जो a का इंटू होता है वो b के साथ भी होता है, तो a × b प्लस एज इट इज़ a × c। ओके, तो हमें ऐसे ही कुछ इसे लिखना है। हमने देखा a ये हो गया, b ये हो गया, c। तो ये देखो इसके बाहर कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का माना जाएगा, तो a × b + c। ओके, तो हमने ये कौन सा लॉ लग गया यहाँ पे? हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। चलिए तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। मैंने कहा यहाँ पे है हमारे पास 3 और 6। मैंने क्या कहा? यहाँ पे है हमारे पास 3 और 6। मैंने कहा 3 और 6 का एलसीएम लेते हैं। यहाँ साइड में मैं एलसीएम ले लेता हूँ, एक मिनट इधर पेज पे ले लेता हूँ मैं एलसीएम, आपको लेके दिखाता हूँ। 3 और 6, पहले 2 से जाएगा, 2 3 जा 3 एज इट इज़, 3 से जाएगा 1 1, 3 2 जा 6। एलसीएम कितना आएगा इसका? एलसीएम आया 6। मैंने कहा यहाँ पे हमने क्या लिख लिया? फिर 6 लिख लिया। 3 का टेबल 6 में 2 टाइम और 2 2 जा 4 प्लस 6 से 6 चला गया और ये 1। ओके, ये -3/5 एज इट इज़ इंटू प्लस 5/2। अब हमें ओनली इसे कुछ नहीं करना है, ओनली अब हमें इसे सॉल्व करना है। देखिए तो मैं इधर दिस इम्प्लॉइज दैट मैंने -3/5 एज इट इज़ लिखा, 4 और 1 5 इंटू 5/6 प्लस 5/2 एज इट इज़। ओके, तो मैंने कहा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 5 से 5 चला गया, तो ये भी कितना टाइम गया? 1 टाइम। तो मैं यहाँ पे दिस इम्प्लॉइज दैट 1 1 जा 1 -1/2 प्लस 5/2। ओके, तो एलसीएम कितना आया इसका? एलसीएम 2 ही हुआ, ये हो गया -1 + 5। और प्लस माइनस माइनस होता है, प्लस की संख्या बड़ी है तो 5 में से 1 गया 4 बचेगा, साइन प्लस का आएगा, अपॉन में 2, और 2 से ये कितने टाइम चला गया? 2 टाइम। तो 2 क्या हो गया इसका फाइनल आंसर। ओके गाइस, ये क्या हो गया इसका फाइनल आंसर। चलिए तो अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं।
तो गाइस ये मैंने लिख लिया है इसका सेकंड पार्ट, इसमें भी हमें प्रॉपर्टी का यूज़ करके इसे सॉल्व करना है। तो गाइस ऐसे क्वेश्चन जब भी आपको मिलेंगे एक्सरसाइज 1.1 में से, तो आपको सबसे पहले यही देखना है कॉमन कहाँ पे है। इसमें पूरी टर्म में कहीं कॉमन दिखाई दे रहा है। मैंने कहा एक टर्म ये है हमारे पास, एक ये है, एक ये है। मैंने कहा यहाँ पे 2/5 है, यहाँ पे भी 2/5 है, तो इन दोनों में से हमें कुछ कॉमन मिल सकता है, तो इसलिए हम इन दोनों को साथ साथ लिख लेते हैं। चलिए, तो मैं पहला स्टेप यही होता है, कॉमन वाली टर्मों को साथ साथ लिख लेते हैं। पहले 2/5 इंटू -3/7, फिर ये इधर आ जाएगा +1/14 इंटू 2/5, और ये चीज़ उधर चली जाएगी -1/6 इंटू 3/2। ओके, तो 3 बन जा 3 और 3 2 जा 6, ये तो हमने यहीं सॉल्व कर लिया। ओके, तो मैंने कहा इन दोनों टर्म में से मुझे कॉमन क्या मिल रहा है। मैंने कहा यहाँ पे हमें कॉमन मिल रहा है 2/5। मैंने 2/5 यहाँ से कॉमन ले लिया, अंदर बचा -3/7 और इधर बचा 1/14, और यहाँ पे 1 1 जा 1 -1/4 एज इट इज़। ओके, दिस इम्प्लॉयज दैट, यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ इसे 2/5। तो गाइज़ मैंने यहाँ पे ना जो ये डिस्ट्रीब्यूट किया था, इसे हम जब ऐसे ही ये लगा देते हैं हम यहाँ पे, तो इसे क्या कहते हैं हम, कॉम्यूटेटिव लॉ। ये आपको लिखना नहीं भूलना है, कॉम्यूटेटिव लॉ, इसे हम कहते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। ओके, और गाइज़ इस वाले स्टेप को हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसे, a इंटू बी प्लस सी, इसके बीच में कोई साइन नहीं है, इंटू बी प्लस सी। ओके, तो अब चलिए हम अपना नेक्स्ट स्टेप करते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। 7 और 14 का एलसीएम मैं आपको लेके दिखाता हूँ। जैसे कि ये हमारे पास 7 और ये 14, 2 से काटो 7 टाइम्स, 7 एज इट इज़, ये 7 से काटो 1 1, एलसीएम कितना आएगा, 14 ही आएगा। तो गाइज यहाँ पे हमने एलसीएम लिख लिया है इसका 14, और 7 से कितने टाइम, 2 टाइम, और 2 3 जा 7, 2 जा 14 और 2 3 जा 6, प्लस 14 से 14 1 टाइम, -1/4 एज इट इज़ इंटू 2/5 एज इट इज़। ओके, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। प्लस माइनस माइनस 2/5 एज इट इज़ इंटू यहाँ बचेगा -5/14 -1/4 एज इट इज़। 5 से 5 चला गया, 1 टाइम 1 टाइम, 2 1 जा 2 7 जा। इसे यहाँ पे सॉल्व करते हैं हम, तो यहाँ से आ जाएगा 1 1 जा 1 1, वो भी किसका, माइनस के, क्योंकि इसके पास माइनस था, अपॉन में 7 एज इट इज़ और -1/4। अब 7 और 4 का जब हम एलसीएम लेंगे तो आंसर आता है हमारा 28। कितना आता है, 7 4 जा 28। अब एलसीएम लेके देख लेना, आंसर 28 आएगा। फिर 7 का डिवाइड 28 में करते हैं तो कितने टाइम जाएगा, 4 टाइम, और 4 का इंटू -1 से करेंगे तो -4 1 जा 4, ये वाला माइनस एज इट इज़। 4 का डिवाइड 28 में करते हैं 7 टाइम, 4 7 जा 28, और 7 का इंटू 1 से करते हैं तो ये आ गया हमारे पास 7। ओके, तो दिस इम्प्लॉयज दैट, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, लेकिन साइन किसका आता है, माइनस का। ये हो गया 4 और 7 11/28, ये इसका क्या हो गया, आंसर। ओके, ये क्या हो गया इसका आंसर। चलिए, तो अपना नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम। तो गाइस ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या कह रखा है, राइट एडिटिव इन्वर्स ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमें क्या लिखना है, एडिटिव इन्वर्स। और गाइड इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था एडिटिव इन्वर्स के बारे में। एडिटिव इन्वर्स का मतलब क्या होता है, जैसे कि हमारे पास कोई फॉर्म है, जैसे कि मैंने लिख लिया 2/3, तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, -2/3। क्योंकि एडिटिव इन्वर्स का मतलब ये होता है कि जब ये दोनों को प्लस किया जाए ना, जैसे कि ये 2/3 है और ये माइनस का 2/3, तो 2/3 और -2/3 दोनों को प्लस किया जाए तो आंसर कितना आएगा, 0। ओके, तो हमें क्या पूछा है, एडिटिव इन्वर्स। जैसे कि हमारा एक फॉर्म है -a/b, तो इसका क्या हो जाएगा, +a/b। ओके, तो ये होता है हमारा एडिटिव इन्वर्स। जैसे कि यहाँ पे अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपना। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या रखा है, 2/8। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या कह रखा है, 2/8। तो 2/8 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, एडिटिव इन्वर्स 2/8 का क्या होगा, हमें माइनस लगा देना, -2/8, क्योंकि माइनस का और ये प्लस का दोनों कट जाएंगे, आंसर 0। अब यहाँ पे -5/9 है, तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा हमारे पास, प्लस का 5/9। ओके, तो ये देखिए -6/-5 है, तो माइनस से माइनस तो कट गया, ये तो हमारे पास 6/5 ही बचा ना, 6/5। तो इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, -6/5। ओके, चलिए तो इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में 2/-9, तो इसका क्या हो जाएगा, ओनली 2/9। इससे अगले वाले पार्ट में हमें दे रखा है 19/6,
माइनस का है इसके पास, तो ये किसका हो जाएगा, पॉजिटिव 19/6। ओके गाइस, चलिए तो अपना क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। तो क्वेश्चन नंबर हमें 3 में क्या कह रखा है कि वेरीफाई करके दिखाइए कि वेरीफाई दैट माइनस ऑफ एक्स इक्वल टू है एक्स के, और एक्स की वैल्यू हमें ये दे रखी है। ओके, ये इसके भी 2 पार्ट हैं, एक फर्स्ट पार्ट और एक सेकंड पार्ट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं। ये वाला मैं यहाँ पे लाइन खींच ले रहा हूँ, ये वाला फर्स्ट इधर सॉल्व कर ले रहे हैं, सेकंड इधर। इन्होंने लिख रखा है माइनस ऑफ सेक इक्वल टू एक्स, ये हमें प्रूव करना है। मैंने कहा माइनस एज इट इज़, ये भी माइनस एज इट इज़, और यहाँ एक्स की जगह 11/15 था, 11/15 हमने डाल दिया। इधर भी एक्स की जगह वैल्यू क्या है हमारे पास, 11/15। ठीक है, तो माइनस से माइनस कट गया, 11/15 इक्वल टू आ गया 11/15। LHS बराबर है RHS के। ओके, तो यहाँ लिखोगे हैंस वेरीफाई। ओके, ऐसे हम यहाँ पे चेक करते हैं। माइनस ऑफ एक्स इक्वल टू है हमारे पास एक्स के, तो हमने वैल्यू डालते हैं। देखिए हमें यहाँ वैल्यू ना एक्स की वैल्यू -13 दे रखी है, तो हम यहाँ देखिए क्या करते हैं, माइनस एक इस वाला, फिर -13/17 इक्वल टू है -13/17, क्योंकि हमारे पास x की जो वैल्यू है -13/17 है। मैंने कहा ये वाला साइन कैंसिल हो गया, आपस में क्या बचा, -13/17। ओके, और इधर भी क्या बचा, -13/17। यहाँ पे भी क्या है, LHS बराबर है RHS के, यहाँ पे हैंस वेरीफाइड। ओके, चलिए तो अपना 4th क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइस हमें 4th क्वेश्चन में क्या दे रखा है, चलिए देखते हैं। फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मैंने यहाँ थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया है, शॉर्ट में। ओके, तो ये इसका क्वेश्चन था, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये जो नंबर्स दे रखे हैं हमें इनका क्या फाइंड करना है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो मैंने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बता रखा है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब क्या होता है। मैं आपको फिर बता देता हूँ एक बार। यहाँ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब होता है कि हम जब भी सॉल्व करें किसी भी चीज़ को, आंसर कितना आ जाए, 1। जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पे, आपका पहला एग्जाम भी यही ले लेते हैं। जैसे कि मैंने -13 लिखा है यहाँ पे। ओके, तो अब मुझे लाना है 1, इसके नीचे कुछ नहीं होता, 1 मान लेते हैं। तो इसे क्या लिख सकता हूँ, 1 ऊपर चला जाएगा और -13 नीचे आ जाएगा। और जब ना आप -13/1 इंटू 1/-13 करोगे तो -13 से -13 और 1 से 1 चला गया, आंसर कितना आया, 1 आ गया ना आंसर 1। तो हमें यही लाना होता है। ओके गाइस, तो चलिए अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब होता है हमें 1 लाना है, और इन्वर्स का मतलब हो जाता है उल्टा। ओके, चलिए तो अब यहाँ पे जैसे कि हमारे पास -13 है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा, अभी मैंने आपको बताया क्या हो जाएगा। जिसके नीचे कुछ नहीं होता, 1 मानते हैं, तो 1 ऊपर और 13 नीचे। ओके, इसका क्या होगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, इसका क्या हो जाएगा, 19 ऊपर और 13 नीचे। माइनस को यहाँ रख लीजिए आप। 1/5 है, तो 1/5 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, 5/1। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, 5 3 जा 15, माइनस प्लस, तो ये तो होगा हमारा 15/7 8 जा 56। ओके, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा, ये है 15/56, और इसका क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 56/15। यहाँ पे देखिए 2 1 जा 2 पॉजिटिव, क्योंकि माइनस प्लस अपॉन 5, इसका क्या हो जाएगा 5/2। और इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 मानते हैं, 1 ऊपर चला गया, 1 नीचे आया, तो आंसर कितना बचा, 1/-1। लेकिन डिवाइड -1 कर देंगे तो आंसर कितना आएगा, -1। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कितना हुआ, -1। चलिए तो गाइस अब अपना 5th क्वेश्चन देखते हैं। तो गाइस हमसे 5th क्वेश्चन में कह रखा है, नेम द प्रॉपर्टीज़ अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। मैंने इसे शॉर्ट में लिख दिया अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो हमें ये जो क्वेश्चन दे रखे हैं इनकी ये किस प्रॉपर्टी के अंदर आते हैं ये हमें बताना है। ओके, तो पहले मैं, जैसे हमारा फर्स्ट है -4/5 इंटू 1 इक्वल टू आ रहा है 1, और या इक्वल टू 1 इंटू -4/5। या तो आप -4/5 का इंटू 1 से कर लो, या 1 का इंटू -4/5 से। आंसर कितना आएगा, -4/5। तो यहाँ पे 1 क्या है, 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो यहाँ पे 1 क्या है, तो ये लिखना है हमें, 1 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ओके,
अब इसके बाद ये मैं सोचता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे हमारा सेकंड पार्ट है -13/17 इंटू -2/7 इक्वल टू -2/7 इंटू -13/17। तो इसमें क्या लग रहा है, ये हमारी कौन सी आइडेंटिटी है, कॉम्यूटेटिविटी। कॉम्यूटेटिविटी मैं अभी आपको बता कर चुका हूँ, जैसे कि ये रहा हमारा कॉम्यूटेटिव लॉ, a + b लिखो या b + a, यानी कि या तो आप 3 + 2 लिखो या फिर 2 + 3। आंसर दोनों से ही क्या आएगा, 5 आएगा ना। एज इट इज़ यही है यहाँ पे कि -13/17 इंटू -2/7 करो या -2/7 इंटू -13/17 करो, आंसर क्या आएगा, एज इट इज़। तो हमारा ये कौन सी आइडेंटिटी होगी, हमारी कॉम्यूटेटिविटी। यहाँ लिख देते हैं। ओके, अब ये देखिए अगला थर्ड पार्ट है हमारा। थर्ड पार्ट में हमारी ये हो गई 19 से 19 कट जाएगा, 29 से 29 कट जाएगा, आंसर क्या आएगा, 1। और 1 को हम क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आइडेंटिटी थी ना हमारी, तो यहाँ पे लिख दो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर हमें 6 में क्या कह रखा है, मल्टीप्लाई 6/13 y द रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। ये तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन है कि मल्टीप्लाई करना है 6/13 को, मल्टीप्लाई करना है इसके रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा कर देना। तो यहाँ -7/16 है, तो ये क्या हो जाएगा, -16/7। और 16 6 कितना होता है, 96, लेकिन किसका, माइनस का 96, और 13 7 जा 91। ओके, तो ये क्या हो गया हमारा इसका आंसर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे कह रखा है कि टेल विच प्रॉपर्टी इज यूज्ड इन दिस। ये गाइस मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, इसका रियल क्वेश्चन है टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउ यू टू कंप्यूट दिस वन। तो हमें प्रॉपर्टी का नाम बताना है। तो प्रॉपर्टी आपको मैंने समझाई थी इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में, एक बार दोबारा बता देता हूँ। ये हमारा एसोसिएटिव लॉ है, इसमें लगेगी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देखिए कैसे एसोसिएटिव लॉ हमारा क्या कहता है, एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है हमारे पास, कि हमारे पास कोई नंबर हैं 3 A B C। तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, A इंटू B इंटू C, या फिर ऐसे लिख लो A इंटू B, बाद में लिख दो इंटू C। देखिए इन्होंने यहाँ पे यही कर रखा है, ये अंडर मल्टीप्लिकेशन है। ओके, तो इन्होंने क्या लिख रखा है, ये है A है, ये B है और ये C है। इन्होंने लिखा है पहले 1/3, फिर इंटू, फिर इन दोनों के साथ B और C के साथ ब्रैकेट है, फिर बाद में इन्होंने A और B के साथ ब्रैकेट और C को अलग लिख रखा है। ओके गाइस, तो ये हमारी कौन सी लॉ हो गया, हमारा एसोसिएटिविटी। यहाँ पे आंसर सॉल्यूशन में लिख दो एसोसिएटिविटी, ASSO एसोसिएटिविटी। ओके, ये हमारी होगी एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। चलिए हम अपना क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे कह रखा है कि इज़ 8/9 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -1/1/8। क्या ये 8/9 जो है वो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। चलिए तो चेक करते हैं हम है या नहीं है। 8/9 तो है ही, इसका चेक करना है ये वाला। तो मैं यहाँ पे -1/1/8, 8 वन जा 8, 8 ये किसका हो गया, माइनस का 8 और +1, -8 +1, और -8 और +1 कितना होता है आपको पता ही है। चलिए तो देखिए 8 वन जा 8 और एक 9, तो ये क्या हो गया, -9/8। ओके, और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मैंने जैसे कि आपको बताया, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के अंदर क्या होता है हमारा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के अंदर बाद में सॉल्व करने के बाद, मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर कितना आना चाहिए, 1। चलिए तो इसे सॉल्व करते हैं ज़रा। तो ये आ गया हमारा, इसे सॉल्व करने के बाद -9/8 और हमारा था कितना, 8/9 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अब इसे चेक करते हैं और ये हो गया हमारा -9/8। 9 से 9 कट गया, 8 से 8 गया, आंसर कितना आया, -1। तो -1 क्या हमारा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो सकता है, या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं है ना ये, तो आंसर क्या आ गया इसका, नो। आंसर क्या आ गया, नो। ओके, क्योंकि इसका प्रोडक्ट यहाँ क्या लिखोगे, नो, बिकॉज प्रोडक्ट इज नॉट 1, इज नॉट इक्वल टू 1। ओके, चलिए तो अपना क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे कह रखा है इज 0.3 इज़ द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 3 होल 1/3 y और y0 ही। क्या ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है? चलिए देखते हैं। 0.3 लिखा, इनटू मल्टीप्लाई किया। अब इसे सॉल्व करते हैं। 3 3 जा 9 और प्लस 1 10, तो 10/3। पॉइंट हटाया, नीचे 10 आया, 10 से 10 कट गया, 3 से 3 कट गया। कितने टाइम में गए हैं सारे? 1 टाइम्स में। आंसर कितना आएगा? 1। तो 1 क्या होती है? मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स तो होता ही है ना, तो इसका आंसर क्या आ गया? यस यस, बिकॉज द प्रोडक्ट इज़ 1। ओके, ये हमें लिख देना। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे आप देखिए क्या कह रखा है। राइट क्वेश्चन, इसका फर्स्ट पार्ट है द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल। ऐसा कोई रेशनल नंबर बताओ जिसका रेसिप्रोकल होता ही ना हो। रेसिप्रोकल मतलब मैं आपको बता चुका हूँ उल्टा। जैसे कि मैं अगर आप कहोगे आंसर 1, तो 1 का उल्टा के नीचे कुछ नहीं होता, 1 होता है, तो आंसर 1 ऊपर 1 नीचे, तो आंसर तो 1 ही आएगा। लेकिन ऐसा कोई नंबर है? हाँ, 0। 0 के रेसिप्रोकल नहीं होता है। आप कहोगे 0 के नीचे 1 आता है, हाँ जी आता है, तो 1 ऊपर 0 नीचे, फिर तो वैल्यू नॉट डिफाइन हो जाएगी ना, इसलिए आंसर इसका क्या आ गया? 0। आंसर क्या आ गया? 0। ऐसा रेशनल नंबर एक 0 है जिसका रेसिप्रोकल नहीं होता है। द सेकंड पार्ट है द रेशनल नंबर दैट आर इक्वल टू देयर रेसिप्रोकल। ऐसा रेशनल नंबर जो कि खुद के रेसिप्रोकल के इक्वल हो। अब एक तो 1 होता है एंड -1। कैसे 1 कैसे हो गया? 1 का रेसिप्रोकल करो, 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है, एंड -1 का रेसिप्रोकल भी क्या होता है? -1 के नीचे कुछ नहीं होता, 1 होता है। अब 1 का डिवाइड -1 नीचे 1 ऊपर, आंसर कितना आया? -1। तो इसके लिए इसका आंसर कितना होगा? 1 एंड -1। अब इसमें थर्ड पार्ट है द रेशनल नंबर दैट आर इक्वल टू इट्स नेगेटिव। ऐसा कोई रेशनल नंबर जो कि वो खुद के ही नेगेटिव नंबर के इक्वल हो। ऐसा कोई रेशनल नंबर होता है? ऐसा रेशनल नंबर होता है। इसका आंसर कितना आ जाएगा? ऐसा कौन सा रेशनल नंबर है जिसका ये नेगेटिव होता है? उसका आंसर है 0। आंसर कितना है? 0, जो कि अपने नेगेटिव के ही बराबर होता है। ओके, चलिए तो हम अपना क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। चलिए तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें हमें फिलिंग द ब्लैंक्स भरने हैं। अब इसमें फर्स्ट पार्ट क्या कह रखा है? 0 हैज़ ब्लैंक रेसिप्रोकल। 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा? आंसर क्या होगा? 0 का क्या इसमें पूछा है कि 0 का कोई रेसिप्रोकल होता है? आंसर क्या आ जाएगा? नो, बिकॉज 0 का कोई रेसिप्रोकल होता ही नहीं है, इसलिए आंसर नो। इसने पूछा है आगे द नंबर ब्लैंक एंड ब्लैंक आर देयर ऑन रेसिप्रोकल। अभी हमने किया था ऐसे कौन से 2 नंबर हैं जिनका खुद का रेसिप्रोकल होता है? 1 एंड -1। तो यहाँ पे 1 एंड -1। ओके, इसने पूछा है रेसिप्रोकल ऑफ -5 इज़। -5 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल मतलब उल्टा, जिसके नीचे कुछ नहीं होता, 1 मानो, 1 ऊपर और 5 नीचे, तो -1/5 इसका आंसर। इसने पूछा है द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर इज़ ऑलवेज अ। 2 रेशनल नंबर का प्रोडक्ट भी क्या होगा? एक रेशनल नंबर ही होगा। ओके, जैसे कि मैं आपको करके दिखाता हूँ। 3/2 कोई रेशनल नंबर है, 4/2 कोई रेशनल नंबर, 2 से 2 3 2 जा 6/2 और ये 3। तो आंसर आया 3, नीचे कुछ नहीं है 1, तो ये p/q की फॉर्म में है ना, इसलिए ये भी क्या है? हमारा रेशनल नंबर। समझ में आया ना? द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रेशनल नंबर। कोई भी पॉजिटिव रेशनल नंबर का जो रेसिप्रोकल होता है वो क्या होगा? पॉजिटिव रेशनल नंबर का जो रेसिप्रोकल होता है वो भी ऑलवेज क्या होगा? पॉजिटिव ही होगा। क्या होगा? पॉजिटिव। यहाँ लिख लो पॉजिटिव, क्योंकि कोई भी 2 रेशनल नंबर हो गए उनका जब तुम रेसिप्रोकल करोगे तो आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव। ये एक पार्ट रह गया था, मुझे ऊपर लिखना था, भूल गया, यहाँ लिख दिया मैंने। रेसिप्रोकल ऑफ 1/x। 1/x का रेसिप्रोकल क्या होगा? x ऊपर 1 नीचे, तो 1 का डिवाइड x में दो, तो किसी में दो तो वही संख्या आ जाती है, यहाँ पे x इज़ द आंसर। चलिए गाइस, तो ये हमारी 1.1 कंप्लीट हो चुकी है। ओके, अब आई होप, मैं सोचता हूँ कि आपको ये 1.1 अच्छे से समझ में आई होगी। और गाइस, आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ओके।